हाय गाइज, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अंकित कुशवाहा और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा आवर इन्वायरमेंट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी, सेंट्रल पीएससी एंड बीपीएससी। दीज आर ऑल एग्जामिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, पहले आपको इन्वायरमेंट का टर्म समझाना चाहूँगा। इन्वायरमेंट जो टर्म है, इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया है? फ्रेंच से आया हुआ है। इसका मीन्स होता है सराउंडिंग्स। एनी ऑर्गेनिजम्स के जो चारों तरफ का जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स। उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और दो होते हैं इन्वायरमेंट। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक मैन मेड इन्वायरमेंट होता है। नोन एज मैन मेड को हम क्या जानते हैं? मैन मेड भी जानते हैं, ह्यूमन मेड जानते हैं, एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी जानते हैं। चलिए मैं आपको नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ाना चाहूँगा। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट। इसमें फिजिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। फिजिकल मीन्स ये होता है, फिजिकल एलिमेंट ऐसा एनिमल जिसको हम टच कर सकें। हम आपको एक सिंपल वे में समझाना चाहेंगे। फिजिकल नेचुरल इन्वायरमेंट के देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एबायोटिक इन्वायरमेंट, सेकेंड ऑफ ऑल बायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेयर गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, ट्रोपोग्राफी, सॉयल एंड एक्सेट्रा। उसके बाद मैं आपको बायोटिक इन्वायरमेंट पढ़ाना चाहूँगा। जो बायोटिक इन्वायरमेंट क्या, बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड की जाती हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट में द थ्री रिलिम्स ऑफ स्पेयर्स। आप जानते होंगे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। मैं आपको बतलाना चाहूँगा जो चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोटिक और जानते तो हैं हमारा क्या है, लिथोस्फीयर्स क्या है, हाइड्रोस्फीयर्स क्या है, एटमॉस्फेयर क्या। मैं एक बार सोचता हूँ इसको फिर से रिवाइज कर दूँ। लिथोस्फीयर्स क्या होता है? फाउंड इन लैंड, वेयर इज फाउंड इन लैंड। हाइड्रोस्फीयर वेयर इज फाउंड इन वाटर। एटमॉस्फेयर वेयर इज फाउंड इन एयर। अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको सोच रहा हूँ कि इस चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूँ। इन एरियो जोन ऑफ इंटरेक्शन द बायोस्फीयर विच सपोर्ट्स लाइफ। जो मेरा बायोस्फीयर है यहीं पे लाइफ पाई जाती है। हम कहाँ पे रहते हैं? बायोस्फीयर में रहते हैं। बायोस्फीयर जहाँ पे 3 जोन मिलते हैं। नैरो मीन्स होता है बहुत पतला ही जोन होता है, बहुत ही कंसाइज होता है। इन्हीं जोनों की यहीं पे हमारा लाइफ पाई जाती है। जैसे कि बायोस्फीयर मीन्स ये होता है जहाँ पे तीनों जोन पाए जाते हैं, जहाँ पे लाइफ पाया जाता हो। आपको बतलाना चाहूँगा मैं कि बायोस्फीयर के अंतर्गत एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। चलो मैं आपको अब आगे समझाना चाहूँगा फूड चेन क्या होता है। फूड चेन, जिसमें देखो फूड चेन क्या होता है। फूड चेन फूड चेन क्या होता है? फूड मीन्स होता है भोजन, चैन मीन्स होता है श्रृंखला। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, ऐसा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। जैसे प्लांट है तो अपना थ्रू भोजन किससे बनाता है? सन से बनाता है। सन से बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। उसके बाद हॉर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर हो जाते हैं। हॉर्बीवोरस मीन्स क्या होता है? जो प्लांट्स वगैरह को यूज़ करते हो, जैसे कि ग्रास होपर हुआ, खरगोश हुआ, ये सब क्या है? ये सब हार्बीवोरस हैं। उसके बाद स्नैक्स हुआ ना, स्नैक्स के बाद आपका टाइगर्स आ गए ना। तो ये सब एक फूड चैन होता है, इनको हम डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका आता है वो क्या, उसको क्या आता है? डिकम्पोजर। जो हाँ, डिकम्पोजर की थोड़ी सी प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहूँगा। डिकम्पोजर करता क्या है? डिकम्पोजर जो डेड एनिमल होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस। अंडरस्टैंडिंग? जो एनिमल्स है, जो मेरे डेड एनिमल्स हैं या फिर जो डेड लीव्स हैं, वो जैसे कि कभी कभी पत्तों से जो मेरी पत्तियां हैं, आप जानते होंगे कि जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीफीज होती हैं, जो ग्रीन लीव्स फाउंड इन एनी ट्रीज। अंडरस्टैंडिंग? जो ये पाई जाती हैं, जब गिरता है, गिरने के बाद ये बिल्कुल कि आप देखते होंगे सड़ सा जाता होगा, कि सड़ जाता होगा। इनको कौन डिग्रेड करता है? कौन बायोडिग्रेड करता है? उसको कौन डिकम्पोज करता है? वही डिकम्पोजर होते हैं, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, ये सब उसको डिकम्पोज करके धीरे धीरे आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, उसको डिकम्पोज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस होता है, तो उसको जब डिकम्पोज करते हैं तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे उसको, तो उनको
तो उनको डिकम्पोज करके वो सॉइल में मिला देते हैं। सॉइल में मिलाने के बाद न्यूट्रिशन उसमें हो जाता है। जब न्यूट्रिशन हो जाएगा तो उसी न्यूट्रिशन से फिर प्लांट ग्रो होगा, बेहतर प्लांट ग्रो होगा। जब बेहतर प्लांट ग्रो होगा तब फिर उसको हार्बीवोरस का उसको फिर हार्बीवोरस यूज करेगा, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, का कॉर्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन खाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर। अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको बढ़ाना चाहूँगा इंट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट ए इकोसिस्टम कम्स इनटू एग्जिस्टिंग फॉलोइंग द इंट्रैक्शन एमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर and their interaction with the physical environment in which they reside. For instance forest, grassland, desert, etc. These are all a natural component. देखिए बायोस्फीयर आपको यहाँ से अच्छे से मैं दिखाना चाहूँगा बायोस्फीयर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए बायोस्फीयर, मैंने आपको बताया ना, बायोस्फीयर जे नैरो जोन, बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन फाउंड इन वेयर फाउंड इन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए मैं आपको देखो यहाँ पे आपको दिया है ये दिया हुआ है आपको एबायोटिक केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, एबायोटिक केमिकल। अंडरस्टैंडिंग का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मिनरल्स। देखिए हीट हुआ, प्रोड्यूसर, देखिए जब ब्रेक डाउन हुआ होगा फिर प्रोड्यूसर्स प्लांट क्रिएट हुए। फिर जब प्लांट क्रिएट हुआ, जो प्लांट क्रिएट हुआ ये प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट के बाद इसको कौन खाया, ये खाया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे चलता रहता है। ये फूड, ये एक श्रृंखलाएँ चलती रहती है, साइकिल। द बायोस्फीयर आल्सो कंटेन डिस्टिंक्ट रीजन कॉल्ड बायोम्स एंड एक्वाटिक लाइफ जोन्स। इसको इन बायोस्फीयर को दो चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक बायोम्स और एंड एक्वाटिक लाइफ जोन, वेयर इन ईच जोन हैज इट्स ओन फिजिकल कंडीशन एंड यूनिक ऑर्गेनिक कंपोजिशन। द एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर नॉट वेल इंटरेक्ट बट आल्सो फंक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर। वो असाधारण तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते। आप ये मत समझिएगा वो जब चाहे तब इंटरेक्ट करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सिस्टम से करते हैं, कि सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, कि किसके साथ किसका इंटरेक्शन करना है, किसके साथ किसका नहीं इंटरेक्शन करना है। ये बहुत ही एक साधारण पहलू होते हैं। वो हम लोगों की तरह नहीं, जब चाहे तब उठ के खाना खाने लगे, जब चाहे तब उठ कर सोने लगे। दीज आर ये सब बिल्कुल हमारे वो नहीं है, सिस्टमेटिक कंडीशन नहीं है, सिस्टमेटिक मैनर नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे कि मैं समझाना चाहूँगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो इसका मतलब कभी सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, आप ध्यान दीजिएगा। और जो टर्शियरी कंज्यूमर है कभी फर्स्ट कंज्यूमर नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलती रहती है, एक पहलू। चलिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा ह्यूमन इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ रिसोर्स विच ह्यूमन बींग्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर एंड सर्वाइव। जहाँ पे व्यक्ति रहता है, ह्यूमन, देखिए क्यों हमको पता होगा कि ह्यूमन इन्वायरमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी। वाई अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन हार्मोनी विद द नेचर बट विथ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जी रहा था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, बहुत तेजी इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास हो रहा था। एंड सेपरेट ऑफ एग्रीकल्चर, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर का डिमांड अपने आप इंक्रीज होगा। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था। एंड ओवरलैप पॉपुलेशन, मैंने बताया ना, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर चीज़ों को डिग्रेड करने पड़ेगा। जैसे कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, और डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ किए गए हैं जो हम बताना चाहेंगे आपको, सच एज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, लुम्बरिंग एंड माइनिंग बिकम अनसस्टेनेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये सब लुम्बरिंग की मीन्स होता है कि जैसे कि आप दरवाज़ा बनवाएं, तो दरवाज़ा बनवाने का तात्पर्य है, तो ये नॉन एज किसके अंतर्गत आता है, ये हमारे लुम्बरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और लुम्बरिंग इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग बिकमिंग अनसस्टेनेबल, जो माइनिंग हो रहा है, वो जो माइनिंग हो रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, यानी कोई भी खनिज निकाला जा रहा हो इन द अर्थ, तो जब निकाला जाएगा अनसस्टेनेबल, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नहीं निकालेंगे तो फिर वो डिग्रेड होगा एनवायरनमेंट, मेरा तो ख़राब तो होना तय है। विद द पैसेज ऑफ टाइम these activities have intensified the process of environment degradation and increased the amount of carbon dioxide in the air has it led to global warming। वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद एयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, इसमें से एक टर्म आया, देखिए आप लोग, ये बहुत ही ज़रूरी समझना है, आगे मिलेगा आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ये होता है कि डेवलपमेंट ऐसा जो आगे भी काम आए। जैसे कि मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा, पर्यावरण, आप इकोनॉमिक्स को बढ़ाइए, आप पैसे कमाइए, लेकिन पर्यावरण को विशेष ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, आपके घर के, आपसे घर से संबंधित है। आपके यहाँ इस वर्ष 5 किलो वीट हुआ,
5 kg। अब जब पापा आपके 5 kg सारे के सारे वीट यूज़ कर जाएंगे तो अगर एक ही दिन में खा गए तो अगला दिन क्या खाएंगे, ये भी हो सकता है। और आपको एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जैसे कि पर्यावरण अगर पहली ही पीढ़ी नुकसान सारा कर देगी तो हम क्या नुकसान करेंगे, और हम जब हमको ही नहीं मिलेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल हो जाएगी। यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको क्या क्या करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर नीड्स, ग्रोथ ऑफ सच ए सोशल सिस्टम इन्वॉल्व चेकिंग पॉपुलेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन का चेकिंग ग्रोथ करना चाहिए। और सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यूज को जो रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ही बेहतर तरीके से यूज करना चाहिए, सेंसिबल तरीके से यूज, रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करना चाहिए। और रिसाइकिल ऑफ वेस्ट, जो हमारे जो वेस्ट हैं उसको रिसाइकिल करना चाहिए। इन सारी जो एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। हाँ, और बस इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा कल। ओके, थैंक यू।